नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, जो बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल थे, वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। और भारत में राष्ट्रवाद एक एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर है क्लास 10th का। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ था, तो मैंने आप लोगों को से वादा किया था कि मैं आप लोगों का इस बुक का एमसीक्यूज़ मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आज वही एमसीक्यूज़ मैं लेकर के आया हूं। तो ये आप लोग बुक देख रहे हैं, इस बुक का मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इस बुक से बहुत सारे, देखिए यहाँ से जो दक्षिण अफ्रीका वाला ये था सवाल था, तो वो भी यहाँ से आया हुआ था ट्रांसवाल से। हाँ, तो ये सारा बुक्स का जो मैं एमसीक्यूज है मैं आप लोगों के सामने आज बताने वाला हूँ सारा। हाँ, तो इसको देख लीजिए। ये एनसीईआरटी जो है वो क्लास 10th का बुक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तो है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुआ था, उसके पहले का सवाल देखेंगे हम लोग। और फिर देखेंगे कि 1885 से लेकर के जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वहाँ तक देखेंगे। और फिर देखेंगे हम लोग 1930 से लेकर के जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब तक का प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही देखने वाले हैं, बेकार की बातें यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। तो इस लड़ाई से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें क्या क्या पूछता है कि पहला तो पूछ देगा डेट कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, वो डेट आप लोग बताइए। तो 1757 में हुआ था। ठीक है, इसमें कौन लड़ा था दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था, और तथा बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए, 2 साल बाद यानी 1759 में चिनसुरा की लड़ाई हुई थी। चिनसुरा या बेदरा, इसको 2 नाम से हम लोग जानते हैं, एक चिनसुरा है और एक बेदरा है। ठीक है, तो इसमें इस लड़ाई के बारे में भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। देखिए किस तरह से अंग्रेज लोग जो थे वो एक के बाद एक युद्ध जीतते जा रहे थे। ठीक है, और भारत में अपना पैर फैलाते जा रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ चिनसुरा की लड़ाई वो लोग 1759 में, मतलब 57 में प्लासी लड़े और 1759 में चिनसुरा या बेदरा। ठीक है, इसमें उन लोगों ने डचों को भी पराजित कर दिया। ठीक है, तो डच को भी पराजित किया। इसके बाद देखिए वो लोग फ्रांसीसी को भी पराजित करेंगे। हाँ, कब? वांडीवास का युद्ध। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि प्लासी, देखिए बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो प्लासी है वो जगह कहाँ पर है, तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो गए थे। तो ये प्लासी बंगाल में है दोस्तों। ठीक है, कोलकाता के समीप में है, तो ये भी चीज़ आप लोग जान लीजिए। चलिए, ये हो गया। तो वांडीवास का युद्ध में देखिए किस तरह से फ्रांसीसियों को भी हरा देते हैं। फ्रांसीसी भी हार गए इनसे, कब? वांडीवास के युद्ध में ठीक 1 साल बाद। मतलब हर एक साल ये लोग युद्ध करते रहते थे और किसी न किसी को हराते रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये वांडीवास कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। 1760 में वांडीवास का युद्ध, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये तो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो पूछेगा ही दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। यही वह युद्ध था दोस्तों, बक्सर वाला, कि जिसके कारण भारत में अंग्रेज़ों का दीवानी व्यवस्था यानी लगान वसूली का भी काम इन लोगों को मिल गया था। लगान वसूली पर भी अपना अधिकार जमा चुके थे ये बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये युद्ध जो है वो बहुत ही फेमस था। तो इसमें पूछ देता है कि कौन इस युद्ध में लड़ा था। तो देखिए अंग्रेज़ों के तरफ से हेक्टर मुनरो था, उसने इस युद्ध में लड़ा था। हेक्टर मुनरो। हाँ, और बंगाल का जो नवाब था
मीर कासिम वो लड़ा था। और इसमें देखिए अवध और मुग़ल सम्राट दोनों इसमें भाग लिए थे। मतलब इन सारे सेनाओं को मिल करके मिले थे, फिर भी वो अंग्रेज़ों से हार गए थे। देख लीजिए कितना हेक्टर मुनरो ने यहाँ पे परिश्रम किया होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब जो मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उसको भी हरा दिया, फिर मीर कासिम था उसको भी हरा दिया। तो इतना सारा ये आप फैक्ट्स जान लिए। अब इससे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंने बोला था आपको एमसीक्यूज लेकर के आऊँगा, तो आगे आप लोग को एमसीक्यूज मिलेगा, लेकिन पहले ये सब चीज़ें देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध आखिर जब हुआ था तो बक्सर युद्ध के बाद क्या क्या हुआ दोस्तों। देखिए पहला तो क्वेश्चन पूछ देता है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो देखिए जब ये लोग बक्सर का युद्ध जीत गए दोस्तों तो 12 अगस्त 1765, ये डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है दोस्तों। और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, इसका जो दीवानी राइट्स था, दीवानी राइट्स मतलब लगान वसूली का जो काम था, वो अंग्रेज़ों को मिल गया। तो 12 अगस्त का ये डेट आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि ये बीपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है और आगे आने का संभावना है इसका। ठीक है, और इलाहाबाद का द्वितीय संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये दोनों डेट आप लोग को याद रखना है। अच्छा, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुआ था वो किन के बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सम्राट था दोस्तों, उसके बीच और रॉबर्ट क्लाइव, जो लॉर्ड क्लाइव था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बीच में हुआ था। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो अवध का नवाब जो लड़ा था युद्ध में दोस्तों, शुजाउद्दौला, उसके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और 12 अगस्त का तारीख जो है वो मत भूलिएगा आप लोग। 16 अगस्त ये वाला नहीं पूछता है, लेकिन 12 अगस्त वाला पूछता है कि किस डेट को जो दीवानी राइट्स थी वो अंग्रेज़ों को मिली थी, तो 12 अगस्त से इन लोगों को दीवानी राइट्स पर इन लोगों का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में चलिए हम लोग एमसीक्यूज लगाते हैं। देखिए यहाँ पर है कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्लासी का युद्ध के बाद लगाएं कि बक्सर के युद्ध के बाद लगाएं, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, बक्सर के युद्ध के बाद। क्योंकि देखिए बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों को जो दीवानी राइट्स थी वो मिल गई थी, तो इन्होंने भारत में यहाँ लूटपाट स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा धन यहाँ से निकाल करके ब्रिटेन ले जाने लगे, मतलब सोच रहे थे कि किस तरह से भारत को लूट ले दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर मिल गया आपको। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। अच्छा, ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों, इसमें से कौन सा ब्रिटिश काल में प्रचलित नहीं थी, ये बताना है आपको। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो था तो ये तो प्रचलित थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये भी प्रचलित थी, महालवाड़ी ये भी प्रचलित थी, ये 10 साल व्यवस्था थी जो ये प्रचलित नहीं थी दोस्तों। 10 साल व्यवस्था किसके काल में थी, तो ये मुगलों के काल में थी 10 साल व्यवस्था। आप लोग पढ़े होंगे अकबर के शासनकाल में ये 10 साल व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ये तो और तीनों जो है वो जो ब्रिटिश काल में प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन का निष्कासन जो सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए एक महत्वपूर्ण चेहरा है दादा भाई नौरोजी, इनको आप लोगों को भूलना नहीं है। अगर भारतीय आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इंडियन हिस्ट्री में ये चेहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भूलना नहीं है। इनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता में बहुत है। ठीक है, तो इनको भूलना नहीं है आपको। इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहला तो जान लीजिए कि ये दादा भाई नौरोजी कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये उस समय जिस समय भारत में 1892 का समय था दोस्तों, उस समय ये हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जाकर के ब्रिटेन में लड़े थे। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि भारत में
दो सदन है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा है। तो उसी तरह ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, दो वहाँ पर भी सदन है। तो वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स का जो यहाँ पे लोकसभा का जो चुनाव है दोस्तों, जिस तरह से होता है प्रधानमंत्री का जिस समय चुनाव होता है दोस्तों, उसी तरह वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो कॉमन्स का चुनाव वहाँ पे दादा भाई नौरोजी जाकर के ब्रिटेन में लड़े थे और वहाँ पे जीत गए थे दोस्तों। तो ये बार बार पूछ देता है कि ये कब चुनाव जीते थे, तो 1892 में ये जाकर के चुनाव वहाँ पर जीते थे दोस्तों। और वहाँ पे ये चुनाव जीत रहे हैं तो कोई ना कोई तो पार्टी वहाँ पे इन्होंने बनाया होगा। तो वहाँ पे इन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संस्था इन्होंने बनाया था और वहाँ पे चुनाव लड़े और जीत गए। ठीक है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी है और इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि उस टाइम में देखिए अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी दोस्तों, और उस समय ये इतना बड़ा बात बोल चुके थे। इन्होंने बताया कि अंग्रेज लोग भारत को लूट रहे हैं, मतलब यहाँ का धन निकाल करके और ब्रिटेन लेके जा रहे हैं सारा चीज़। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इस बात का इन्होंने जिक्र किया था और उसको सारे इंडिया में प्रसारित किया था। ठीक है दोस्तों, और लोगों को जन जन तक पहुंचाया था कि ऐसा हो रहा है, अंग्रेज लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, इनके बारे में भूलना नहीं है। आगे इनसे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा तो मैं बाद में लाते रहूँगा, लेकिन इस आदमी को आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इनको वयोवृद्ध नेता कहा जाता था क्योंकि ये बहुत बूढ़े हो चुके थे दोस्तों। ठीक है, इसलिए इनको वयोवृद्ध नेता कहा जाता था, कि इनको तो दादा भाई नौरोजी को। इतना आप लोग को जान के रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। यहाँ पे अफीम उत्पादन अगर पूछेगा दोस्तों तो वहाँ पे बिहार का स्थान जो है वो प्रथम था उस समय में। ये आप लोगों को ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो है वो बिहार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अफीम क्षेत्र के लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित चेहरा थे दोस्तों, दीनबंधु मित्र। हाँ, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। ये नील दर्पण लिखे था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए, दादा भाई नौरोजी के बाद जो भारत का जो आकलन करने वाले थे, आर्थिक आकलन दोस्तों, तो एक और चेहरा थे, उनका नाम था आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी के तरह ही ये भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आर.सी. दत्त थे तो इन्होंने भी इकोनॉमिक सेक्टर में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बात बोले थे, तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इनकी एक पुस्तक है, उसके बारे में पूछ देता है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था, तो वो थे रमेश चंद्र दत्त। इनका पूरा नाम था रमेश चंद्र दत्त, इनको शॉर्टकट में आर.सी. दत्त भी कहा जाता था। ठीक है, ये और दादा भाई नौरोजी दोनों का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति अगर पूछेगा तो ये 1789 में हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ही बनता है, उसको ध्यान में हम लोग रख लेंगे ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो ये 1789 आप लोग डेट याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन पूछता है कि समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। उस समय देखिए जो क्रांति हो रही थी दोस्तों फ्रांस में उसी क्रांति की देन है ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा वहीं से आया हुआ था। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में ये हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक हो जाएगा दोस्तों लुई 16वां। हाँ, कितना लड़का लोग लुई 14वां मार के आ जाता है।
लेकिन इसका सही आंसर होगा लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति की घटना हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसको अपदस्थ करके और वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो था वहाँ पर स्वतंत्रता का घोषणा किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों को कब हाथ लगी? देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया और मैंने इसको बताया था आप लोगों को कि कब हुआ था। ये 12 अगस्त 1765 को हुआ था। कब इनको दीवानी राइट्स मतलब लगान वसूल करने का इनका काम कब मिला दोस्तों? तो 12 अगस्त 1765। इसी दिन को इलाहाबाद की संधि भी हुआ था। इलाहाबाद की, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि इसी दिन हुआ था। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए, 12 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की संधि होगा तो पूछ देना। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था दोस्तों? तो ये 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत में सर्वप्रथम इजारेदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? अच्छा, इजारेदारी व्यवस्था आप लोग जानते हैं क्या था दोस्तों? देखिए, जब ये लोग अंग्रेज बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो बक्सर युद्ध जीतने के बाद में ये लोग लगान वसूली का काम करने लगे। तो जब लगान वसूली का काम करने लगे दोस्तों, तो ये सोचते थे कि बहुत सारा धन हम लोग इकट्ठा कर ले। ये धन के लिए ललायत थे दोस्तों। अब तो इनको लूट घसोट का मौका मिल गया दोस्तों, तो इनको बंगाल में लूट घसोट करने का मौका मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि तरह तरह के नियम लगाने लगे कि किस तरह से मतलब हम लोगों को लगान वसूली का जो लगान वसूली जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहा जाता है दोस्तों, अब जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि पहले जो मुग़ल सम्राट जो थे वो लगान वसूली का काम करते थे, तो उस समय जो बंगाल से जो लगान वसूली होता था तो लगभग 50 लाख रुपए के करीब में होता था दोस्तों। ठीक है, जैसे ही अंग्रेज़ों के हाथ लगा ये लगान वसूली का काम, तो ये आंकड़ा बताता है दोस्तों कि 150 करोड़ के 150 लाख के करीब में इन्होंने लगान वसूली किया एक साल के अंदर में। सोचिए, अगर लगान इतना वसूली कर रहे थे तो उस समय आदमियों की हालत क्या होगी दोस्तों, किसानों की हालत क्या थी? ये ज़बरदस्ती किया करते होंगे दोस्तों। मतलब आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से इतना पैसा ये लोग इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो उसी का लगान वसूली के लिए इजारेदारी व्यवस्था इन्होंने अपनाया। उसी को हम लोग इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो ये कौन स्टार्ट किए थे दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये काम था। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था लागू करना कौन किए थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे पहले इन्होंने कहाँ किया था? तो ये बंगाल में किया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कैसे चलाती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये यूट्यूब के किसी चैनल पर आप लोगों को नहीं मिलने वाला है और क्वेश्चन से इधर से ही बनता है दोस्तों। देखिए, जब इन लोगों को बंगाल में अपना पैर जमा लिए थे, कब जमाए थे दोस्तों? तो बक्सर युद्ध के बाद में 1764 के बाद। तो इन्होंने क्या किया कि आप लोग को बताया है कि ये लगान वसूली का काम करने लगे इजारेदारी व्यवस्था के तहत। ठीक है, कुछ दिन तक इनको चलता रहा। इस समय जो यहाँ पे कंपनी का जो गवर्नर बन के आता था दोस्तों, तो वो लोग मतलब बहुत ही मनमानी और भ्रष्टाचार इन लोगों में छाया हुआ था दोस्तों। यहाँ पे इन लोग जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, वो कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन उसके जितने भी एम्प्लॉय थे दोस्तों वो सब मालामाल हो गए। मतलब सोचिए कि ये लोग कितना करप्ट थे दोस्तों। कंपनी को फ़ायदा भी नहीं हो रहा था और लगान इतना वसूली भी हो रहा था। ठीक है, तो ये उस समय क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब कंपनी का दिवालिया निकाल दिया था इन लोगों ने। ठीक है, और लगान वसूली में जो मतलब काम करते थे वो लोग अपना जेब भरने में लगे हुए थे दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि 1773 में कंपनी ने क्या किया, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया और बोला कि अब हम लोग कंपनी का जो कमान है अपने हाथों में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और कंपनी का कमान हाथों में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और
वहाँ पे तरह तरह के नियम बनाए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये लोग शासन व्यवस्था चलाते थे भारत में। तो देखिए यहाँ पे क्या किया कि 24 लोगों का एक एक ग्रुप बनाया दोस्तों, 24 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हूँ, इसका नाम दिया उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स का एक कोर्ट बनाया दोस्तों, इसमें 24 लोग शामिल थे। और ये कहाँ पे बैठते थे? ये लोग ब्रिटेन में बैठते थे। तो ब्रिटेन में बैठ करके ये शासन व्यवस्था वहीं से ये लोग चलाया करते थे। ठीक है, तो इनका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर की संख्या कितनी होती थी? तो ये 24 हुआ करती थी दोस्तों। और यहाँ पे क्या किया? तो यहाँ पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी उस समय काम कर रहे थे। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा था मुंबई प्रेसिडेंसी। ये तीनों प्रेसिडेंसी में इनका शासन चल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर डिप्यूट कर दिया, यहाँ के लिए एक गवर्नर, और मद्रास के लिए एक गवर्नर, और फिर मुंबई के लिए एक दूसरा गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। और सबका रिपोर्टिंग जो था वो किसको रिपोर्टिंग करता था? लोग सब लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था दोस्तों, ये सभी लोग। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान में आ गया कि ये सारे लोग किसको रिपोर्ट करते थे? जो भी काम होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये लोग रिपोर्ट करते थे। ठीक है, ये भी और मुंबई प्रेसिडेंसी वाले भी। ठीक है, तो बाद में से जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें क्या क्या बदलाव किया गया वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या किया गया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी था दोस्तों, तो उसको इन लोग ने इसको ऊपर बढ़ा दिया लोग। ठीक है, और क्या कर दिया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगी केवल बंगाल प्रेसिडेंसी, और इसके अंदर में कर दिया मद्रास प्रेसिडेंसी को और मुंबई प्रेसिडेंसी को। ठीक है, मतलब कि मुंबई प्रेसिडेंसी जो थी और मद्रास प्रेसिडेंसी अब किसको रिपोर्ट करेंगे? बंगाल प्रेसिडेंसी को। हाँ, और बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया, गवर्नर जनरल का पद। हाँ, और यहाँ पे 2-2 गवर्नर रख दिए गए दोस्तों। ठीक है, तो अब ये जो बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। हाँ, ये सबका कमान संभालता था, दोनों प्रेसिडेंसी का, और ये रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट बना था, तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। और ये किसके तहत हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में। ठीक है, चलिए ये आप लोग ध्यान दे दिए। हाँ, यहाँ पे फिर देखिए अब क्या किया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये शासन अकेले थोड़े चलाता था दोस्तों, तो इसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। मतलब कि इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर होते थे। ये 6 मेंबर बंगाल के जो गवर्नर जनरल था इसको सलाह देते थे, उसी के तहत कुछ भी निर्णय लिया जाता था। ठीक है, और वो निर्णय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेज दिया जाता था। ठीक है, और वहाँ से कानून बनता था। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर की संख्या कितनी थी? तो वो 6 थी। ये पूछता है दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। हाँ, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे इसमें सारे अंग्रेज लोग रहते थे, लेकिन इसमें प्रथम बार इंडियन को भी शामिल किया गया था। वो इंडियन कौन थे? तो वो इंडियन थे, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ नाम आप जान लीजिए। इसमें से एक इंडियन को शामिल किया गया था, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसून सिन्हा। SP सिन्हा उनका नाम था दोस्तों, SP सिन्हा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन ऐसा मेंबर थे जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव मेंबर में सदस्य बने थे? तो वो थे SP सिन्हा उनका नाम था। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग जान गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन MCQs का देखते हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल में किस में पूछ रहा है दोस्तों? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ये हो जाएगा 24। और ये कहाँ पे बैठते थे दोस्तों? तो ये ब्रिटेन में बैठते थे। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और रेगुलेटिंग एक्ट
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव मेंबरों की संख्या कितनी थी? एग्जीक्यूटिव मेंबर कितने थे? तो एग्जीक्यूटिव मेंबर आप लोग जानते हैं कि ये 6 थे, 6 और 6 के 6 अंग्रेज रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हो गया आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि पटना कॉलेज में डच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिस तरह से वीर कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, उसी तरह से ये पटना कॉलेज वाला भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप लोग ये हर एक एग्जाम में देखे होंगे, तो इसको आप लोग तो भूलना नहीं है। ये 1632 में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कब? 16 दूनी 32 यानी 1632 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है। किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, मुर्शिदाबाद बंगाल में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से मुंगेर कौन लाया था? तो ये मीर कासिम लाया था। कौन राजधानी परिवर्तन किया था? मीर कासिम। और यही मीर कासिम यहाँ पे मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री का भी स्थापना किया था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। यही मीर कासिम बक्सर के युद्ध में भी लड़ा था, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया था? तो देखिए यहाँ पे द्वैध शासन पूछ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार आते रहता है, तो इसको देख लीजिएगा। ये तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जानना ये है कि द्वैध शासन था क्या। अच्छा देखिए, जब ये लोग जब बंगाल को ये लोगों ने जीत लिया था दोस्तों, तो वहाँ पे ये लगान व्यवस्था पर अपना अधिकार पहले जमा लिया, लगान वसूली का काम ये लोग करने लगे। लेकिन जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, जैसे मान लो वहाँ जो शासन चलाना था, अभी भी ये लोग नवाब के हाथों में ही वो सब चीज़ दे के रखा था। इन लोगों ने बोला कि आप शासन चलाओ और हम लगान वसूली करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहा जाता है द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन मतलब दो तरह का शासन, लगान वसूली कोई और कर रहा है और शासन कोई और चला रहा है, इसी को तो द्वैध शासन कहा जाता है। तो ये किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने ही शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे जाना जाता है? सिविल सेवा के बारे में आप लोग जानते हैं, वो जो उस समय अभी हम लोग पढ़ते हैं IPS, IAS और IRS, ये 3 को होता है दोस्तों। तो उस समय ICS कहा जाता था इसको, ICS इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो इसमें भाग लेने वाले इसका जनक किसको कहा जाता है? तो इसका जनक जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लेकिन ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम ICS अधिकारी बनने वाले प्रथम भारतीय भी कौन थे? तो ये देखिए, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो प्रथम ICS बने थे दोस्तों। ठीक है, उनको भी याद रखना है आप लोग को। देखिए ICS मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ICS बनने वाले प्रथम अधिकारी कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये किनके भाई थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा का जनक, अच्छा इसका तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था सिविल सेवा का जनक भारत में। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप भूलिएगा मत, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है इसको। बिहार का प्रथम न्यूज़पेपर कौन था? तो न्यूज़पेपर के बारे में अगर पूछेगा तो बिहार में 2-3 तरह के न्यूज़पेपर के बारे में पूछता है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, अगर ये पूछ देगा कि बिहार का प्रथम न्यूज़पेपर, तो ये हो जाएगा बिहार हेराल्ड। प्रथम न्यूज़पेपर खाली पूछेगा तो बिहार हेराल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछ दिया कि बिहार का प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी न्यूज़पेपर ये बिहार बंधु था दोस्तों, बिहार बंधु। लेकिन ये प्रकाशित कहाँ से होता था? तो ये कोलकाता से प्रकाशित होता था, कोलकाता। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर जो पटना से प्रकाशित हो रहा है, जो कहाँ से प्रकाशित हो रहा है दोस्तों? तो जो पटना से प्रकाशित हो रहा है उसको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? हाँ, तो पटना से प्रकाशित होने वाला ये था सर्वहितैषी, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक है, और ये भी देखिए, पिछला बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो वो नूरुल अनवर था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये आरा से प्रकाशित होता था दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें हम आप लोगों को MCQs ही लेकर के आऊँगा। इससे आगे वाला MCQs आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।